अस्सलाम वालेकुम। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का हम फर्दर सेशन आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये सेकंड हमारी क्लास है रिलेटेड रिगार्डिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसमें हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे वो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, एम्प्लॉय सीक्स एंड डिजायर अ बॉस हु इज ओपन, एक्सेसिबल एंड रिस्पॉन्सिवनेस। कोई भी सबऑर्डिनेट जो अपने सुपीरियर से एक्सपेक्टेशन रखता है, जो अपने वो मैनेजर से डिज़ायर रखता है, वो ये है कि हु इज़ ओपन, एक्सेसिबल एंड रिस्पॉन्सिव। कि मैनेजर कितना जो है अपने एम्प्लॉयज़ को एक्सेस देता है, और दूसरा रिस्पॉन्सिव जो उसको कितना रिस्पॉन्स देता है। इन दोनों चीज़ों के लिए एक मैनेजर का एक अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत ज़रूरी है। बाय हैविंग फ्रीक्वेंट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद योर एम्प्लॉयज़, listening to what they say and having honest two-way communication with them, you are far more likely to be the boss they deserve, respect and trust, and you are far more likely to identify issues before they become problem and solve problem before they become crisis. एक ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूसली जो एक सिलसिला होता है वो प्रॉब्लम्स का होता है, जो टाइम टू टाइम अराइज होती रहती हैं, और इन प्रॉब्लम को अगर वक्त पर सॉल्व ना किया जाए तो ये प्रॉब्लम क्राइसिस बन जाती है, और इस तरह ऑर्गेनाइजेशन अपने प्री डिटरमाइंड गोल एंड ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में नाकाम हो जाती है। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इन क्राइसिस से बचने के लिए, एक मैनेजर का अपने एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेशन के लिए एक्सेस देना और एक अच्छा रिस्पॉन्सिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ को रिस्पॉन्स नहीं देगा और उनसे फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेशन नहीं करेगा, तो एम्प्लॉयज़ जो है ये होने वाली प्रॉब्लम को अपने मैनेजर के साथ शेयर नहीं कर सकेंगे, और जब वो शेयर नहीं कर सकेंगे तो उसकी डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, और वो प्रॉब्लम हमारे लिए क्राइसिस का शक्ल इख्तियार कर जाती है। अगर हम सिंपली डेफिनेशन की बात करें कि व्हाट प्रॉब्लम इज, तो प्रॉब्लम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट। यानी हमने अपनी प्लानिंग के बाद, एट अ टाइम ऑफ प्लानिंग जो कुछ सोचा था, जब हम उसको इम्प्लीमेंट के लिए जाते हैं तो 100% ऐसा नहीं होता जैसे हमने प्लानिंग के टाइम सोचा था। और ये जो डिफरेंस होता है इम्प्लीमेंटेशन और प्लानिंग में, यही हमारे लिए रीज़न बनता है अनकाउंटेबल प्रॉब्लम्स का। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिसीजन मेकिंग ज़रूरी है, और ये डिसीजन मेकिंग की जो अथॉरिटी होती है वो जनरली एक मैनेजर के पास होती है। प्रॉब्लम फेस करते हैं एम्प्लॉइज और उनको सॉल्व करता है मैनेजर। तो प्रॉब्लम से डिसीजन मेकिंग तक का जो सफ़र है, इसमें एक अहम रोल होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन के फ्लो का, कि एक सबऑर्डिनेट अपने एम्प्लॉय से किस तरह कम्युनिकेट करता है। तो एक मैनेजर की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होती है फ्रीक्वेंटली डायरेक्ट कांटेक्ट विद सबऑर्डिनेट, कि वो अपने सबऑर्डिनेट से डायरेक्ट कांटेक्ट कितना फ्रीक्वेंटली करता है। लिसनिंग, उनको सुनता किस तरह है। टू वे कम्युनिकेशन किस तरह एग्जीक्यूट करता है। और ये एक बुनियादी जो एक ज़रूरत और ये एक राइट्स होता है एक सबऑर्डिनेट का, कि उसको रिस्पेक्ट दी जाए और उसको ऊपर ट्रस्ट किया जाए। और इस रिस्पेक्ट और ट्रस्ट का जब पता चलता है जब एक मैनेजर अपॉर्चुनिटी फराम करता है अपने सबऑर्डिनेट को अपनी कम्युनिकेशन की शेयर करने का। तो इस तरह जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूसली आने वाली प्रॉब्लम को टाइम टू टाइम बाय द मेकिंग ऑफ डिसीजन हम सॉल्व करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली अपनी परफॉर्मेंस को जारी और सारी रखती है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कम्युनिकेशन प्रोसेस की, तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा सेंडर। स्टार्ट विद द मीनिंग, मैसेज टू सेंड, इनकोड वर्बल एंड नॉन वर्बल, सेंड मैसेज, इंटरेक्ट विद फीडबैक। तो सेंडर वो होता है जो स्टार्ट करता है कम्युनिकेशन, और ये कम्युनिकेशन जो है मैसेज की सूरत में होती है, और ये मैसेज वर्बल फॉर्म में हो सकता है और नॉन वर्बल फॉर्म में हो सकता है, और ये इंटरेक्ट विद फीडबैक होता है। इस तरह कम्युनिकेशन का स्टार्टअप यानी आगाज होता है।
सेकंड आता है उसके बाद कम्युनिकेशन चैनल्स, रिपोर्ट, फोन, मीटिंग, कंप्यूटर। ये वो चैनल्स हैं जो कि नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंडर इनको इनके जरिए अपनी कम्युनिकेशन आगे बढ़ाता है। इसमें रिपोर्ट्स का वो सहारा लेता है रिटर्न फॉर्म में। इसमें फ़ोन यानी टेलीफोन कॉल के जरिए वो अपनी कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाता है। मीटिंग्स में कम्युनिकेशन करता है, और मुख्तलिफ कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का आज के जदीद दौर में एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी में हम सहारा लेते हैं कम्युनिकेशन का। फिर उसके बाद जो एक थर्ड स्टेज आता है वो है रिसीवर। रिसीव मैसेज, डिकोड एंड कन्वर्ट टू मीनिंग एंड रिस्पॉन्ड। रिसीवर की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है पहले तो पीसफुली उस मैसेज को रिसीव करना यानी डिकोड करना, और फिर उस मैसेज को रिसीव करने के बाद उसे अंडरस्टैंड करना यानी उसके मीनिंग को समझना, और फिर आफ्टरवर्ड रिस्पॉन्ड करना। और जब रिसीवर रिस्पॉन्ड करता है तो ये हमारे लिए बन जाता है फीडबैक, जो कि सेंडर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस कम्युनिकेशन के प्रोसेस में एक सबसे जनरल हर्डल जो होता है वो होता है नॉइस। कम्युनिकेशन में नॉइस कम्युनिकेशन की इफेक्टिवनेस को मुतासिर करती है, और इससे कम्युनिकेशन के अक्सर ऑब्जेक्टिव जो है अनअचीवेबल रह जाते हैं। तो हमें कम्युनिकेशन के दौरान नॉइस को जो है वो रिड्यूस करना होता है, नॉइस को मिनिमाइज करना होता है, ताकि कम्युनिकेशन इफेक्टिवली एग्जीक्यूट की जा सके। तो ये हमारा कहलाता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब अगर हम बात करेंगे मैसेज चैनल प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर, कम्युनिकेशन प्रोसेस कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ द इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें कंटिन्यूसली इनकोडिंग और डिकोडिंग का सिलसिला जारी रहता है, यानी सेंडर और रिसीवर कंटिन्यूसली इंगेज होते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले मैसेज चैनल, उसके बाद है बैकग्राउंड नॉइस, उसके बाद है डिकोड, रिसीवर, इनकोड, उसके बाद है बैकग्राउंड नॉइस, उसके बाद है फीडबैक, उसके बाद है इनकोड एंड सेंडर डिकोड और बैकग्राउंड नॉइस। तो ये वो स्टेप है जिनके जरिए जो है कम्युनिकेशन जारी और सारी रहती है, और कंटिन्यूसली इज ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन बैकग्राउंड नॉइस का सिलसिला जारी रहता है। तो हम इस बैकग्राउंड ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इस बैकग्राउंड नॉइस को जो है मैनेज करना होता है, हैंडल करना होता है, कंट्रोल करना होता है, ताकि कम्युनिकेशन एफिशिएंटली और इफेक्टिवली जारी सारी रह सके। कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर हमारे एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस हैं। इसमें सबसे पहले है हमारे पास सोर्स, उसके बाद है इनकोड, उसके बाद है चैनल और मैसेज कम्युनिकेशन, उसके बाद है डिकोड, और इसके बाद है रिसीवर। तो ये जो हमारा एक कंप्लीट स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसके ये जो है 5 एलिमेंट होते हैं: सोर्स, इनकोडिंग, चैनल, मैसेज कम्युनिकेशन, डिकोड एंड रिसीवर। अब अगर इसमें हम बात करें सोर्स की, इनपुट, द सेंडर हैज एन intention to communicate with another person. This intention make up the content of the message. तो यहाँ पर जो सोर्स होती है, इस सोर्स में हम जो है इनपुट यानी जो कम्युनिकेशन का सेंडर है उसकी इंटेंशन शामिल होती है, और उस इंटेंशन की बुनियाद पे जो है वो अपने मैसेज का कंटेंट डेवलप करता है। सेकंड, उसके बाद हमारे पास आता है ऑप्शन इनकोड का। इनकोड के अंदर जो सेंडर, द सेंडर इनकोड द मैसेज ईजी आइडिया ऑफ पाई for furniture to sit on thus and give the expression to the content। ये वो मरहला होता है जिसमें सेंडर अपने मैसेज को इनकोड करता है, और मैसेज इनकोड करने के दौरान वो जो है फर्निश करता है अपने मैसेज को, यानी अपने मैसेज को डेवलप करता है, और इस तरह वो अपने मैसेज को एक्सप्रेस करने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद है चैनल एंड मैसेज कम्युनिकेशन। इसके अंदर जो है चैनल, द मैसेज इज सेंड वाया चैनल
which can be made of a variety of material. In account, accountant communication, it consists of air in writing communication of paper or other writing materials. हम जो है आम तौर पे जो बहुत ज़्यादा फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है उसको एज कम्पेयर टू ओरल हम रिटर्न उसको प्रेफर करते हैं, और हम जो है बहुत सारी कम्युनिकेशन के अंदर जो है अपना रिटर्न मैसेज डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पर जो है डिफरेंट वैरायटी ऑफ मटेरियल हमारे पास सामने होती है, जिसके अंदर हम जो है अकॉर्डिंग टू नीड और अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यूज करते हैं मटेरियल को। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आता है डिकोड। डिकोड वो मरहला है जिसमें द रिसीवर डिकोड द इनकमिंग मैसेज और एक्सप्रेशन, जिसमें रिसीवर जो है आने वाले मैसेज को रिसीव करता है और वो एक्सप्रेशंस के जरिए जाहिर करता है कि उसने मैसेज को किस तरह रिसीव किया। और फिर मरहला एंड में आता है रिसीवर आउटपुट दिस द कंटेंट डिकोडेड बाय द रिसीवर। और फिर जो है रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है अपने फीडबैक की सूरत में, और इस तरह जो है ये मैसेज यानी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से कम्युनिकेशन शुरू होती है सोर्स से, इनकोडिंग से, चैनल एंड मैसेज से, और डिकोडिंग रिसीवर, और फिर ये फीडबैक दोबारा चला जाता है किसकी तरफ, सेंडर की तरफ। कम्युनिकेशन प्रोसेस में अगर हम बात करें एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो इसके अंदर सबसे पहले है सेंडर। सेंडर इनिशिएट मीनिंग इनकोड सेंड एंड इंटरेक्ट विद द फीडबैक। सेंडर वो होता है जो इनिशिएट लेता है कम्युनिकेशन का, मीनिंग डेवलप करता है, इनपुट करता है और इंटरेक्ट विद फीडबैक, और फीडबैक से वो इंटरेक्ट करता है कि कम्युनिकेशन का रिस्पॉन्स कैसा है। मैसेज द मीनिंग दैट सेंडर ट्रांसमिट वर्ड्स आइडियाज बॉडी लैंग्वेज। जब वो अपने मैसेज को डेवलप करता है और एग्जीक्यूट करता है तो उसके जो शक्ल होती है वो फिर वो एक मैसेज की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और ये मैसेज वर्ड्स की सूरत में हो सकता है, आइडियाज की सूरत में हो सकता है, ये बॉडी लैंग्वेज की सूरत में हो सकता है। इनकोडिंग पुट द मीनिंग इन इन कोड्स इंक्लूडिंग वर्ड्स वॉइस बॉडी लैंग्वेज। इनकोडिंग में जो हमारे जो मीनिंग शामिल हो सकते हैं, वर्ड्स शामिल हो सकते हैं, वॉइस हो सकती है, बॉडी लैंग्वेज हो सकती है, ये तमाम कंप्लीट होते हैं तो एक मैसेज डेवलप होता है। नॉइस एंड इंटरफेरेंस थिंग विच चेंज द मीनिंग इंटेंडेड। नॉइस वो चीज होती है जो कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि कम्युनिकेशन के जो मीनिंग्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, यानी आप कहना चाह रहे होते हैं कुछ और उसको समझा जाता है कुछ। अब इसमें नॉइस की कितनी तरह की वैरायटी होती है। इसमें सबसे पहले है फिजिकल एक्सटर्नल नॉइस सच एज द कार हॉर्न्स और द हाई साउंड ऑफ रेडियो। इट्स आल्सो इंक्लूड अनप्लेजेंट स्मेल, the annoying weather, strong perfume smell or distracting behavior of the speaker। तो ये जो फिजिकल हमारे नॉइज हैं इनमें मुख्तलिफ किस्म की साउंड्स और वॉइस होती हैं, जैसे कि ट्रैफिक का शोर हो गया, या फिर जो है किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की लाउड साउंड हो गई, या फिर इसके अंदर जो है कोई ऐसी स्मेल है जो अनएक्सेप्टेबल और अनकंफर्टेबल है, या कोई वेदर ऐसा है जो बहुत ज़्यादा हर्डल क्रिएट कर रहा है, या बिहेवियर जो है स्पीकर का वो सही नहीं है, आइडियल नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो है हमारे लिए नॉइज ऑफ कम्युनिकेशन बन जाती है। सेकंड जो हमारे पास नॉइज है वो है मेंटल। इन द ह्यूमन माइंड मेंटल मॉडल्स इम्पैक्ट और ब्लॉक द मीनिंग ऑफ द मैसेज। ये जो मेंटल अप्रोच होती है ह्यूमन माइंड की, ये भी अक्सर नॉइज का सबब बन जाती है जब कभी भी कम्युनिकेशन के प्रोसेस के दरमियान सेंडर या रिसीवर की मेंटली इंटेंशन प्रॉपर ना हो, और जब वो उस पर कंसंट्रेट ना कर सके टूवर्ड्स मैसेज, तो ये भी जो है मैसेज के अंदर नॉइज की शक्ल इख्तियार करती है और ये भी मैसेज को मुतासिर करती है। नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक्स।
द डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स। अक्सर लोग जो लैंग्वेज यूज करते हैं उस लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जिसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट होती है। यानी एक ऐसा वर्ड जो सेंडर के लिए उसके मीनिंग कुछ और है और रिसीवर के लिए उसके मीनिंग कुछ और है। तो ये वो वर्ड्स हैं जो कम्युनिकेशन के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और इसके जरिए कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने की वजह पुअर होती है। यानी मैसेज कन्वे करने का जो एम होता है वो कुछ और समझा जाता है कुछ और। एक और नॉइज की कंडीशन है टेक्निकल नॉइज इन कम्युनिकेशन चैनल सच एज टेलीफोन और जीएसएम। यानी आप जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी, उसकी क्वालिटी, अगर उसकी एफिशिएंसी और उसकी क्वालिटी सही नहीं होगी तो भी कम्युनिकेशन के अंदर टारगेट अचीव नहीं हो सकेंगे। जैसे कि अगर हम टेलीफोन कॉल कर रहे हैं तो हमारी वॉइस क्लियरली नहीं जा रही, अगर हम ईमेल कर रहे हैं तो हमारे रिटर्न वर्ड सही पढ़े नहीं जा सकते। तो ये भी जो है टेक्निकल जो है नॉइज बन जाते हैं और इसके जरिए भी कम्युनिकेशन की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में मरहला आता है चैनल का। द मीडियम बाय विच द मैसेज इज ट्रांसमिट। नॉर्मल चैनल इंक्लूड साउंड एंड लाइट वेव्स। अदर चैनल इंक्लूड बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन, मूवीज, रेडियो, टीवी ब्रॉडकास्ट, कैसेट्स, फोटो, फोन एंड कंप्यूटर। तो यहाँ पे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन में जो हमारे पास एक लार्ज वैरायटी होती है अपने कम्युनिकेशन को चैनल करने के लिए। तो इसमें नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर वो हमारे पास मौजूद है बुक्स के ज़रिए। एक बुक राइटर जो है अपनी कम्युनिकेशन को रीडर तक पहुंचाता है एक बुक का सहारा लेके। डेली बेसिस पे कम्युनिकेशन की जा रही होती है न्यूज़पेपर के ज़रिए और मैगज़ीन के ज़रिए। मूवीज़ में जो है एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है मैसेज और वो डिलीवर करता है अपने ऑडियंस को मूवीज़ के ज़रिए। रेडियो के ज़रिए डेली बेसिस पे अनकाउंटेबल मैसेज डिलीवर किए जाते हैं। टीवी ब्रॉडकास्ट के ज़रिए बहुत सारे मैसेज डिलीवर किए जाते हैं। ऑडियो कैसेट्स और वीडियो कैसेट्स के ज़रिए सीडीज़ के ज़रिए बहुत सारे मैसेज डिलीवर किए जाते हैं। फोटो, फोन एंड कंप्यूटर। और इस तरह हम पिक्चराइजिंग के ज़रिए और कंप्यूटर के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के ज़रिए अपनी कम्युनिकेशन के चैनल एग्जीक्यूट करते हैं कि वो मैक्सिमम वैरायटी है जो कि हमारे चैनल ऑफ कम्युनिकेशन कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है रिसीवर। रिसीवर के अंदर हमारे पास है एनालाइज एंड ट्रांसलेट इट टू मीनिंग। ही बेसिकली रिसीव मैसेज, डिकोड एंड रिस्पॉन्ड। रिसीवर वो होता है जो मैसेज को डिकोड करता है, रिसीवर वो है जो मैसेज को रिस्पॉन्ड करता है, रिसीवर वो है जो मैसेज को अब्जॉर्व करता है। डिकोडिंग सेंस द मैसेज कंटेंट्स कोड, वर्बल एंड नॉन वर्बल। Every receiver will interpret and translate it based on his background and previous experience. डिकोडिंग में जो रिसीवर है उसका एक्सपीरियंस बहुत अहम है कि उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस वो अपने मैसेज को रिसीव करता है और यही मरहला जो उसका डिकोडिंग कहलाता है। मैसेज चाहे वर्बल हो या मैसेज जो है वो नॉन वर्बल हो, इसके अंदर जो अहम चीज़ होती है वो रिसीवर का प्रीवियस एक्सपीरियंस होता है जिसकी बुनियाद पे वो मैसेज को ट्रांसलेट करके उस मैसेज को अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर ले जाता है और इस तरह वो मैसेज को समझने में कामयाब होता है। सेकंड है फीडबैक। फीडबैक द रिस्पॉन्स दैट रिसीवर सेंड टू द सेंडर। इट शो इफ द मैसेज हैज बीन रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड एज इंटेंडेड टू बी। कम्युनिकेशन के सक्सेस और फेलियर का जो हमें कंफर्मेशन या पता चलता है वो पता चलता है कम्युनिकेशन में फीडबैक से। और फीडबैक कहते हैं उस रिस्पांस को जो रिसीवर डिक्लेयर करता है आफ्टर रिसीविंग द मैसेज। ये रिस्पांस अगर सेंडर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है तो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होती है, यानी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाती है। लेकिन अगर यही रिस्पांस सेंडर की एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट हो तो ये कम्युनिकेशन जो है पुअर हो जाती है, यानी कम्युनिकेशन फ्लॉप हो जाती है। तो रिसीवर का अपना रिस्पांस को डिक्लेयर करना यानी फीडबैक देना, ये कम्युनिकेशन का एक लास्ट पोर्शन होता है
प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का लास्ट कंपोनेंट्स होता है। कम्युनिकेशन चैनल्स, मीडिया। तो हमारे पास अगर आज के जदीद एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के दौर में देखें तो हमारे पास बहुत सारे कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं। इन चैनल में है रिटन पेपर बेस्ड बुक्स, न्यूज़पेपर, लेटर, यानी हम बुक्स के ज़रिए, लेटर्स के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए जो है कम्युनिकेशन को जो है फॉरवर्ड कर सकते हैं। वर्बल, स्पोकन, ऑडियो एंड सैटेलाइट, हम वॉइस मैसेज के ज़रिए वर्बल वर्ड्स को स्पोकिंग के बोल के जो है मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टूल्स के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए। इमेज एंड विजुअल, टीवी, सिनेमा, हम मुख्तलिफ इमेज या विजुअल एड्स के ज़रिए टीवी एंड सिनेमा के ज़रिए मैसेज को डिलीवर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन टाइप्स, अब यहाँ पर बहुत अहम इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारा कि कम्युनिकेशन की टाइप्स कितनी होती हैं। जब हम कम्युनिकेशन की टाइप्स की बात करते हैं तो उनमें सबसे पहले जो आती है वो आती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? इट इज द थिंकिंग दैट precedes the communication or communication with self. It includes the internal voice, retrieval and storage of information and problem solving. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जनरली जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए और इंटरनल वॉइस को शेयर करने के लिए हम जो आपस में लोगों के साथ करते हैं वो हमारी कहलाती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। आमतौर पे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है कुलीग टू कुलीग, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। तो ये जो जितने भी डायमेंशन होती है ये हमारी कहलाती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, it happen when two people or more communicate in an informal ways to exchange information or build relationship। जब ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पोजीशन पे लोग आपस में रिलेशनशिप डेवलप करते हैं और इनफॉर्मली, नॉट फॉर्मली, इनफॉर्मली आपस में तबादला ख्याल करते हैं, अपने आइडियाज, अपनी नॉलेज और इंफॉर्मेशन को इनफॉर्मली शेयर करते हैं, तो ये जो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है ये कहलाती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सेकंड हमारे पास जो कम्युनिकेशन है वो है पब्लिक कम्युनिकेशन। इन ग्रुप कम्युनिकेशन द मैसेज इज सेंड फ्रॉम वन पर्सन स्पीकर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल लिसनर। दिस टाइप इज कॉल्ड लेक्चर्स। तो हमारी जो पब्लिक कम्युनिकेशन होती है ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन के शेप में होती है और यहाँ पे मैसेज को जो है पर्सन और स्पीकर जो है ग्रुप को सेंड करता है और इसमें लिसनर जो है एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, यानी एक सेंडर अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल को जो कम्युनिकेट करता है इन स्पेसिफिक फॉर्मल फॉर्म में, तो ये हमारी कहलाती है पब्लिक कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद हमारे पास है मास मीडिया कम्युनिकेशन। इट्स हैपन थ्रू आउट इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सच एज रेडियो, टीवी, इंटरनेट, बुक्स, लिटिल और नो फीडबैक और इंटरेक्शन। ये वो कम्युनिकेशन होती है जिसमें हम जो है मीडियम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का, जैसे कि रेडियो है, टीवी है, इंटरनेट है, बुक्स है। और इस कम्युनिकेशन की ख़ास बात ये होती है कि इसमें इंटरेक्शन जो है ना होने के बराबर होता है और फीडबैक भी ना होने के बराबर होता है। बस कम्युनिकेशन जो है डिलीवर की जा रही होती है, कम्युनिकेशन को फॉरवर्ड कंटिन्यूसली बेसिस पे किया जा रहा होता है। सेकंड है इंटरकल्चर कम्युनिकेशन। कल्चर इज द कलेक्शन ऑफ वैल्यूज, हैबिट्स, verbal and non-verbal coding that a group of people have in common. This communication happens when one person or more communicate with another from different culture. तो इंटरकल्चर कम्युनिकेशन हम कहते हैं वो कम्युनिकेशन जिसके अंदर वैल्यूज होती हैं, यानी कल्चर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, वैल्यूज, हैबिट,
इसको हम वर्बल और नॉन वर्बल फॉर्म में कोडिंग करते हैं और इसके जरिए जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो कॉमनली शेयरिंग कर रहा होता है और ये कम्युनिकेशन जो है एक फर्द से दूसरे फर्द, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को ट्रांसफर की जा रही होती है, यानी हम अपने कल्चर को शेयर कर रहे होते हैं। ये कम्युनिकेशन कहलाती है इंटर कल्चर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करेक्टरिस्टिक, अगर हम कम्युनिकेशन की करेक्टरिस्टिक की बात करें तो इनमें सबसे पहले कंटिन्यूस प्रोसेस। कम्युनिकेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली होना चाहिए, यानी नॉन स्टॉप होना चाहिए। इसका सिलसिला स्टार्ट से एंड तक, जब तक किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी जारी रहेगी उस वक्त तक उसे कम्युनिकेशन को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन को कंटिन्यू रखना पड़ेगा और इसीलिए इसको कहते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस। सेकेंड है कंप्लीट सिस्टम। कम्युनिकेशन जो है कंप्लीट सिस्टम है जिसके अंदर इसकी क्वालिटी, जिसके अंदर इसके प्रोसेस, जिसके अंदर इसके तमाम एलिमेंट का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड है इंटरेक्टिव, टाइमली एंड एवर चेंजिंग। कम्युनिकेशन के अंदर टाइमिंग का रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि अगर राइट कम्युनिकेशन एट रॉन्ग टाइम की जाए तो ये कम्युनिकेशन कभी इफेक्टिव नहीं हो सकती। तो हर राइट कम्युनिकेशन एट राइट टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है, वरना हम कम्युनिकेशन के जरिए अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मोस्टली इरिवर्सिबल। आमतौर पे ज़्यादातर कम्युनिकेशन वो होती है जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, यानी कम्युनिकेशन डिलीवर करने के बाद कम्युनिकेशन को रिमूव करना पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक इंटरनेशनल और अनइंटेंशनल। ये जो हमारी इंटरनेशनली आज के दौर में ग्लोबलाइजेशन का दौर है जिसमें हम इंटरनेशनल और अनटेंशनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये आजकल के दौर में एक खास कैरेक्टरिस्टिक तैयार कर गई है। उसके बाद है मल्टी डायरेक्शनल, और कम्युनिकेशन की जो डायरेक्शन होती है अक्सर बहुत एक सिम के बजाय उसकी कई सिम होती हैं, तो इसको मल्टी डायरेक्शन कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन मिसकॉन्सेप्शन। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कम्युनिकेशन की मिसकॉन्सेप्शंस की। इसमें सबसे पहले कम्युनिकेशन विल सॉल्व ऑल प्रॉब्लम, इट मे रिजल्ट इन क्रिएटिंग न्यू प्रॉब्लम। कम्युनिकेशन जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सॉल्व करना है, किसी स्पेसिफिक नहीं बल्कि तमाम प्रॉब्लम्स को, और इसका जो रिजल्ट होता है क्रिएट करता है न्यू। यानी अगर कम्युनिकेशन सही ना हो तो उससे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वैरायटी में इजाफा हो जाता है। इसीलिए कम्युनिकेशन के जरिए हमें कुछ प्रॉब्लम को नहीं बल्कि तमाम प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। सेकेंड, मोर कम्युनिकेशन इज बेटर। मोर नेगेटिव कम्युनिकेशन विल रिजल्ट इन मोर नेगेटिव रिजल्ट। क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। तो कम्युनिकेशन के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि वीक कम्युनिकेशन या पुअर कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने के लिए कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा डिलीवर किया जाए, और ये जो ज़्यादा डिलीवरी ऑफ कम्युनिकेशन है ये अक्सर नेगेटिव कम्युनिकेशन होती है। नेगेटिव कम्युनिकेशन हम उसे कहते हैं जो अननेसेसरी हो, जिसका हमारे ऑब्जेक्टिव और गोल से रिलेशन ना हो या वीक हो। तो जब हम गैर ज़रूरी तौर पे कम्युनिकेशन ज़्यादा करते हैं तो उससे रिजल्ट ये होता है कि कम्युनिकेशन जो है नेगलेक्ट होती है। तो हमें अननेसेसरी कम्युनिकेशन की जगह क्वालिटी पे और फोकस करना चाहिए कि हमारी जो कम्युनिकेशन की क्वालिटी वो एक्यूरेट होनी चाहिए एज कम्पेयर टू अननेसेसरी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ऑलवेज कम्युनिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अक्सर लोग समझते हैं कि कम्युनिकेशन हमेशा पॉजिटिव होती है, जबकि रियलिटी यह है कि कम्युनिकेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और कम्युनिकेशन नेगेटिव भी हो सकती है। यानी अगर एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड कम्युनिकेशन कर रहा है तो ये एक अच्छी पॉजिटिव कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर एक मैनेजर ड्यूरिंग द राइट परफॉर्मेंस अपने सबऑर्डिनेट को अगेन एंड अगेन इंटरप्ट कर रहा है तो ये जो है एक नेगेटिव कम्युनिकेशन होगी जो हमारे लिए अनफेवरेबल होगी। तो कम्युनिकेशन हमेशा फेवरेबल नहीं होती, अनफेवरेबल भी होती है, और इसीलिए हम कम्युनिकेशन को पॉजिटिव और नेगेटिव कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
Word carry meaning. Non-verbal communication will carry most of the meaning. जितने भी आप कम्युनिकेशन में वर्ड यूज करते हैं वो कैरी कर रहे हैं अपने साथ मीनिंग्स, यानी रिसीवर उस वर्ड्स के मुताबिक उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करता है। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो होती है जिसकी क्लैरिटी वीक होती है, यही वजह है वो अपने साथ बहुत सारे मीनिंग्स लेकर जाती है और यहाँ पर मिस कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। कम्युनिकेशन इज नेचुरल एबिलिटी you can develop and sharpen communication skills. कम्युनिकेशन जो है एक समझा जाता है, एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि ये नेचुरल एबिलिटी है, जबकि कम्युनिकेशन जो है नेचुरली जो इंसान कम्युनिकेट करता है वो कम्युनिकेशन की क्वालिटी वीक होती है, लेकिन जब वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इन्हेंस करता है, अपनी कम्युनिकेशन लर्निंग को बढ़ाता है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ती है। तो नेचुरली जो कम्युनिकेशन अडॉप्ट की जाती है वो कभी भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में सफिशिएंट साबित नहीं होती। नाउ कम टुवर्ड्स द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम किससे कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जिसके अंदर हम वर्ड्स का सहारा नहीं लेते। ये आमतौर पे जो है कम्युनिकेशन हाउ मीनिंग इज काउंट 7% स्पोकन और रिटन वर्ड। How you speak 38% words, 7% your language 55%। अब अगर हम अपनी कम्युनिकेशन को इन द कैटेगरी ऑफ परसेंटेज डिवाइड करें तो यहाँ पर 38% वॉइस, डायनामिक्स, टोन, इन्फ्लेक्शंस, वॉल्यूम, एक्सेंट, नॉन वर्ड्स एंड साउंड, ये जितने भी हमने एलिमेंट इलस्ट्रेट किए ये हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इलस्ट्रेट करते हैं और ये 38% हमारी कम्युनिकेशन का हिस्सा होते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन में आप टोन कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, कम्युनिकेशन के अंदर इन्फ्लेक्शन आप कैसा कर रहे हैं, आपका वॉल्यूम कैसा है, आपका एक्सेंट कैसा है, आपके नॉन वर्ड यानी आप वर्ड्स के अलावा जो आप बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और डिफरेंट साउंड है, ये सारी चीज़ें या इनमें से कुछ अक्सर हमारी कम्युनिकेशन में शामिल होती हैं। तो ये हमारा 38% होता है जो कि हमारा वॉइस से रिलेट करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसके बाद हमारी 55 नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है फेस एंड बॉडी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और फेस एंड बॉडी लैंग्वेज यानी आपके फिजिकल एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये जो है आपकी इलस्ट्रेट करती है 55% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इस तरह जाके जो है हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिकम अ पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन। 38% आपकी वॉइस के डायनेमिक्स होते हैं और 55% आपके फेस एंड बॉडी एक्सप्रेशन होते हैं जो कि हिस्सा बनते हैं आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और फेस टू फेस एंड बॉडी लैंग्वेज constitute of 93% of messages। आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका फेस, बॉडी लैंग्वेज जो कंट्रीब्यूट करती है वो 93% होता है आपके मैसेज का। अब यहाँ पे हम जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज। इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे वेज ऑफ टॉकिंग, स्ट्रेस ऑन वर्ड, पॉज। आप जो बात कर रहे हैं वो बात करने का आपका तरीकाकार, इंसान का बात करने का तरीकाकार डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट डायमेंशन में, डिफरेंट ओकेजन पे डिफरेंट होता है और यही वजह है कि मुख्तलिफ नौइयत के तरीक़ाकार की वजह से उसकी कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका है वेज ऑफ कम्युनिकेशन कि आप कम्युनिकेशन कर किस तरह रहे हैं। अक्सर इसकी एग्जांपल है, अक्सर इंसान जो है बहुत ही सीरियस स्टाइल में कम्युनिकेशन करता है, बहुत टू द पॉइंट बात करता है। अक्सर इंसान बहुत जॉलीवुड में कम्युनिकेशन करता है। तो ये जो कम्युनिकेशन हम डिफरेंट कंडीशन में करते हैं उसमें हमारे डिफरेंट वेज होते हैं। सेकंड हमारी आ जाती है हैंड मूवमेंट।
जब आप किसी को मैसेज डिलीवर कर रहे होते हैं तो उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अहम होती है। और बॉडी लैंग्वेज के अंदर जब आप अपने हैंड्स को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू योर वर्ड्स, तो ये जो आपकी बॉडी लैंग्वेज इन द शेप ऑफ हैंड मूवमेंट है, ये आपके वर्ड्स को सपोर्ट करती है। मसलन अगर एक स्पीकर किसी ड्यूरिंग द स्पीकिंग इंक्रीज और डिक्रीज बोल रहा है वर्ड, और उसके साथ साथ वो इंक्रीज को अपने हैंड के मूवमेंट के जरिए बहुत ज़्यादा और डिक्रीज को अपने हैंड की मूवमेंट से बहुत कम दिखा रहा है, तो इससे रिसीवर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो इंसान एक अच्छा सेंडर वो होता है, एक अच्छा स्पीकर वो होता है जो अपनी कम्युनिकेशन में एक प्रॉपर हैंड मूवमेंट रखता है। नेक्स्ट है साउंड। साउंड भी कम्युनिकेशन में बहुत अहम होती है। साउंड से मुराद ये है कि आप जो कम्युनिकेशन में साउंड डिक्लेयर कर रहे हैं वो कैसी है। ये जो साउंड है ये भी अक्सर डिफरेंट डायमेंशन में, डिफरेंट इक्वेशन में चेंज होती रहती है, और इस तरह कम्युनिकेशन के अंदर नॉन वर्बल एलिमेंट्स इन द शेप ऑफ साउंड शामिल होता रहता है। फिर है हेड मूवमेंट। इंसान जो है जब स्पीकर या सेंडर जो है जब कम्युनिकेशन फॉरवर्ड कर रहा होता है तो उस वक्त उसके हेड की मूवमेंट भी होती है, यानी अपने वो सर को किस तरह इस्तेमाल कर रहा है। सर को जैसे एग्री और डिसएग्री में हम लोग अपने हेड को यूज करते हैं, तो ये हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है जो हेड मूवमेंट के जरिए होती है। उसके बाद है आई मूवमेंट। इंसान अपने आई कांटेक्ट यानी आई मूवमेंट के जरिए भी अपनी कम्युनिकेशन नॉन वर्बल शेप में करता है, और मुख्तलिफ डायमेंशन में डिफरेंट स्टाइल में वो अपने आई कांटेक्ट को यूज करता है। ये आई कांटेक्ट हमारे आई मूवमेंट कहलाते हैं। उसके बाद क्लोजनेस। क्लोजनेस टू समवन, ये भी एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। कि इसकी एग्जांपल है कि एक मैनेजर का अपने सबऑर्डिनेट को दूर से अप्रिशिएट करना, और एक मैनेजर का अपने सबऑर्डिनेट को उसके शोल्डर पे हैंड रख के अप्रिशिएट करना। तो इन दोनों एप्रिसिएशन की इंटेंसिटी चेंज है। जब वो दूर से अपने सबऑर्डिनेट को अप्रिशिएट करता है तो उस एप्रिसिएशन की इंटेंसिटी कम हो जाती है, और जब वो करीब आके उसको शेक वार्मली शेक हैंड करके या उसके शोल्डर को पुश करके अप्रिशिएट करता है तो उससे इंटेंसिटी ऑफ एप्रिसिएशन बढ़ जाती है। तो आपकी क्लोजनेस क्या है। नेक्स्ट है अपीयरेंस, यानी सेंडर या रिसीवर की अपीयरेंस, या खास तौर पे सेंडर की अपीयरेंस, कि अपरेंटली वो कम्युनिकेशन करते वक्त लग कैसा रहा है। अक्सर रिसीवर के प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड होते हैं जो वो मुख्तलिफ डायमेंशन में कम्युनिकेशन के दौरान अपनी एक्सपेक्टेशन रखता है। मसलन एक रिलीजियस स्कॉलर्स के रिलेटेड अपीयरेंस की एक्सपेक्टेशन कुछ और होंगी, एक सिंगर से रिलेटेड जो है अपीयरेंस एक्सपेक्टेशन कुछ और होती हैं। तो ये भी हमारी नॉन वर्बल यानी ड्रेसिंग वगैरह। फिर उसके बाद फिजिकल एक्सप्रेशंस, यानी आपके फेस एक्सप्रेशंस कैसे हैं। ये भी आपके बहुत स्ट्रॉन्ग टूल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं, जिसके जरिए रिसीवर आपकी कम्युनिकेशन को रिसीव करते वक्त रियलाइज करता है कि आप जो है किस मूड में हैं। आया आप जो है बहुत सेटिस्फाई हैं, डिससेटिस्फाई हैं, एंग्री हैं, जॉली हैं, सीरियस हैं। उसके बाद पोस्चर्स, यानी ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन आपका जो है मूव करना, आप ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन आपका स्टैंड होना, खड़ा होना, ये जो आपका स्टाइल है ये शो करता है आपकी मोटिवेशंस को, कि आया आपकी कम्युनिकेशन में मोटिवेशन शामिल है या नहीं है। तो ये हमारा नॉन वर्बल पोस्चर कंपोनेंट्स कहलाता है। फिर उसके बाद है बॉडी कांटेक्ट यानी शेक हैंड, और इस तरह की जो हम एक्टिविटीज ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन करते हैं, किसी से शेक हैंड करना या किसी को अप्रिशिएट करना, तो ये हमारे बॉडी कांटेक्ट है। तो ये वो मैक्सिमम वैरायटी ऑफ कंपोनेंट्स है जो हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज टू वे कम्युनिकेशन। ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है डेफिनेटली ये भी टू वे कम्युनिकेशन होती है। इसके अंदर जो है अगर हम देखें सबसे पहले रिकग्निशन ऑफ नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन। यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की रिकग्निशन होनी चाहिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की इंटरफेरेंस क्या क्या है। जनरेशन ऑफ सिचुएशनल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम जनरेट कर रहे हैं वो सिचुएशनली
होते हैं और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टाइम टू टाइम चेंज होती है। तो ये जो हमारे हैं स्पीकिंग थंब, नॉडिंग, मेकिंग पॉज, रिंटम, ये वर्बल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करने के लिए हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टूल्स होते हैं। रीडिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कॉजेस। A large percentage of the meaning we derive from the non-verbal causes that the other person gives. Often a person says one thing about communicates something totally different throughout the focal, intonation and body language. तो ये जो हमारे पास सिलसिला होता है, ये अक्सर हमारी वर्बल कम्युनिकेशन के मीनिंग्स जो है चेंज हो जाते हैं हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की वजह से। तो हमारे जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इससे हमें अंदाज़ा क्या होता है कि हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं एज कम्पेयर टू वर्बल कम्युनिकेशन, जिसके अंदर हम जो है बॉडी लैंग्वेज और वो जो हमने मैक्सिमम वैरायटी ऑफ कंपोनेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इस्तेमाल किए हैं, इनके ज़रिए जब हमारे वर्ड्स जो है कुछ और हों और नॉन वर्बल इंडिकेशन कुछ और हों, तो हमारी वर्बल कम्युनिकेशन सेम रहती है और उसके मीनिंग चेंज होते रहते हैं। इसकी एग्जांपल है कि एक सबऑर्डिनेट का अपने बॉस से लीव की परमिशन लेना। एक कंडीशन ये है कि मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को लीव की परमिशन जो है बहुत उसका फिजिकल एक्सप्रेशन जो है बहुत सेटिस्फैक्टरी है, तो इसका मकसद है कि वो एग्री है और वो विलिंगली आपको परमिशन दे रहा है। और अगर फिजिकल एक्सप्रेशन वो अनॉयड है, वो नाराजगी से आपको दे रहा है, तो इसका मकसद वो आपको परमिशन तो दे रहा है लेकिन उसके अंदर उसकी एग्रीमेंट शामिल नहीं है। तो यहाँ पे सेम वर्बल कम्युनिकेशन की जो मीनिंग चेंज हो रही है वो किसकी वजह से चेंज हो रही है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यही वजह है कि ड्यूरिंग द सेंडिंग द मैसेज वी शुड केयरफुल रिगार्डिंग द नॉन वर्बल कंपोनेंट which we are using during the communication. Non-verbal communication, reading non-verbal communication causes. This makes signal force that receive to choose between the verbal and non-verbal parts of the message. Most often, the receiver choose the non-verbal aspects. Mixed message create tension and distress because the receiver sense that the communication is hiding something or is being less than candid. तो कम्युनिकेशन के दरमियान जो हम मिक्स सिग्नल्स यूज करते हैं वो रिसीवर के लिए है, जो वर्बल और नॉन वर्बली पार्ट बनते हैं मैसेज का, वो ऑफनली रिसीवर चूज नॉन वर्बल एस्पेक्ट। उसमें जो रिसीवर सबसे ज़्यादा अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए फोकस करता है वो नॉन वर्बल एस्पेक्ट पर, कि ड्यूरिंग द डिलीवरिंग द मैसेज नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस कैसे थे। तो मिक्स मैसेज क्रिएट टेंशन जब आपकी वर्बल कम्युनिकेशन कुछ और हो और नॉन वर्बल एक्सप्रेशन उससे के अपोजिट हो, तो ये वो कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ये कम्युनिकेशन जो है वो टेंशन क्रिएट करती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैंने एग्जाम्पल कोड की थी कि एक सबऑर्डिनेट का अपने मैनेजर से लीव की रिक्वेस्ट करना। दोनों डायमेंशन में मैनेजर लीव अलाउ कर रहा है, लेकिन एक डायमेंशन में वो विलिंगली, यानी उसकी फेस एक्सप्रेशन जो है बहुत सेटिस्फैक्ट्री है और वो बहुत नॉर्मल स्टाइल में उसको अलाउ कर रहा है, और दूसरे में उसका फेस एक्सप्रेशन बहुत अनॉयड है, यानी नाराजगी सी लग रही है और वो अलाउ कर रहा है। अब यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन सेम है लेकिन यहाँ पे मिक्स हो गई कम्युनिकेशन, क्योंकि वर्बल और नॉन वर्बल में कॉन्फ्लिक्ट आ गया। ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ी रीजन बनता है प्रॉब्लम का कम्युनिकेशन की, ये कॉन्फ्लिक्ट मिसकम्युनिकेशन का रीजन बनता है और इस कम्युनिकेशन से जो है बहुत सारे नुकसान का सामना करना पड़ता है। Now come towards the verbal communication is made up for the following parts. अब हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मेड अप फॉर made of the following part.
वो कौन कौन से पार्ट हैं जो हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जरिए होते हैं? इसमें है विजुअल्स, हम जो मुख्तलिफ विजुअल्स यानी पिक्चराइजिंग या कोई ऐसी सपोर्टिव मटेरियल का सहारा लेते हैं, वो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। सेकंड वोकल, फिर टैक्टल, उसके बाद यूज ऑफ स्पेस, फिजिकल एंड इमेज। ये हमारी वो नॉन वर्बल जो है कम्युनिकेशन के पार्ट्स हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे विजुअल्स। दिस ऑफन कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज एंड इंक्लूड physical expression, eye movement, posture, gesture. Face is the biggest part of this. All of us read people face for ways to interrupt what they say and feel. आम तौर पर जो है हमारे विजुअल्स के अंदर जो शामिल होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, उसके अंदर हमारी होती है बॉडी लैंग्वेज, यानी हम ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन अपनी बॉडी का इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं। इसके अंदर शामिल होते हैं फिजिकल एक्सप्रेशन, यानी आपका फेस एक्सप्रेशन कैसा है। फिर आई मूवमेंट, आपके आई मूवमेंट, पोस्चर एंड गेस्चर यानी खड़े होने का स्टाइल, आपके मूवमेंट करने का स्टाइल, आपके हैंड यूज करने का स्टाइल। फिर उसके बाद फेस इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दिस। इसके अंदर जो सबसे अहम होता है आपका फेस होता है। रीड पीपल फेस फॉर वेज टू इंटरप्ट व्हाट दे से एंड फील। हम लोगों के फेस एक्सप्रेशन के जरिए रियलाइज करते हैं कि लोग जो है मैसेज चाहे डिलीवर कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, तो वो मैसेज डिलीवर और रिसीविंग किस तरह कर रहे हैं। तो इसकी इंडिकेशन जो होती है वो फेस के जरिए होती है, और ये होता है विजुअल्स। विजुअल के अंदर of course we can easily misread this cause, especially when communicating across culture where gesture can mean something very different in another culture. For example, in American culture, agreement might be indicated by the head going up and down, whereas India, a side to side head movement might mean that same thing. तो आपकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें आपके कल्चर का इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा होता है, और कल्चरली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के जो है वो मीनिंग चेंज होते रहते हैं। यानी एक कल्चर अमेरिकन है और एक कल्चर इंडियन है, तो इन दोनों के कल्चर की वजह से अक्सर जो नॉन वर्बल इंडिकेशन अमेरिकन दे रहा होगा उसके मीनिंग कुछ और होंगे, और जो नॉन वर्बल इंडिकेशन इंडियन दे रहा होगा उसके मीनिंग कुछ और होंगे। तो अक्सर डिफरेंस इन मीनिंग भी आ जाते हैं इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे हम विजुअल में बात करें, वी आल्सो लुक टू पोस्चर टू प्रोवाइड कॉज अबाउट द कम्युनिकेटर्स। पोस्चर कैन इंडिकेट सेल्फ कॉन्फिडेंस, aggressiveness, fear, guilt, or anxiety. Similarly, we look at gestures such as how we hold our hands or an handshake. Many gestures are culture bound and susceptible to uh, misinterpretation. हमारे यहाँ जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है वो हमारे कल्चर का होता है, और इस कल्चर की वजह से इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के मीनिंग जो है वो कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं, चेंज होते हैं। इसकी एग्जांपल है जैसे कि कम्युनिकेशन के अंदर पोस्टर कैन इंडिकेट सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका जो है पोस्टर इलुस्ट्रेट करता है आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को। एग्रीगेसिवनेस, कि आप कितने ज़्यादा एग्रीगेसिवनेस हैं। फेयर्स, आपके खौफ को। गिल्ड, आप गिल्टी तो नहीं, एनेक्सिटी, नाराज तो नहीं। सिमिलरली वी लुक गेस्चर सच एज वी हैव होल्ड आवर हैंड। अक्सर लोग जो ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ कम्युनिकेशन अपने हैंड को फोल्ड कर लेते हैं, ये भी एक नॉन वर्बल इंडिकेशन है। तो ये डिफरेंट कल्चर में इसकी मीनिंग डिफरेंट है। किसी कल्चर में इसको कॉन्फिडेंस समझा जाएगा, किसी कल्चर में इसको जो है हेजिटेशन या वीकनेस समझा कंसीडर किया जाएगा। फिर है शेक हैंड। शेक हैंड करने का स्टाइल, कुछ लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं, कुछ लोगों का बहुत वार्म होता है। फिर उसके बाद तो ये तमाम जो हमारे स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन है नॉन वर्बल,
ये वेरी करते हैं इनके मीनिंग कल्चर टू कल्चर। अब उसके बाद हमारे पास है tactical or physical. This involves the use of touch to part meaning as in the handshake, a pat on the back or a arm around the shoulder. ये टेक्निकल्स जो नॉन वर्बल कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं कि अपने रिसीवर को टच करना। इसके मीनिंग जो है वो शेक हैंड की सूरत में, इसके मीनिंग जो है पाथ ऑन द बैक यानी पीठ को थपथपा देना, और आर्म अराउंड द शोल्डर या आर्म या अराउंड द शोल्डर को टच करना। तो ये जो हमारा है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग टूल्स है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। अगर आप किसी एक सोल्जर से शेक हैंड करेंगे तो उसका स्टाइल शेक हैंड का कुछ और होगा, और अगर आप किसी एक जनरल पीपल से शेक हैंड करते हैं तो उसका स्टाइल कुछ और होगा। तो ये शोल्डर और जनरल पीपल में फ़र्क है, ये फ़र्क है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट उसके बाद होता है कि आप ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन किस तरीके से किड्स को, चाइल्ड को या अपने सबॉर्डिनेट को या अपने स्टूडेंट को अगर पॉजिटिवली उसको पीठ पे टच करते हैं, थपथपाते हैं, तो ये भी आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। ये कहलाते हैं टैक्टिकल फिजिकली। Now come toward the vocal. The meaning of words can be altered significantly by changing the intonation of one voice. Think of how many ways you can say no. You could express mild doubt, terror, amazement, anger, among other emotions. Vocal meaning and vary across culture. आपकी जो ये वोकल यानी वॉइस है ये भी आपके कम्युनिकेशन के मीनिंग को चेंज करती रहती है। अगर आप इंसान ऑब्जर्व करें तो डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट डायमेंशन में जो उसको कम्युनिकेट करने की जो उसकी वॉइस होती है वो डिफरेंट होती है। ये वॉइस का चेंज होना नॉन वर्बल कंपोनेंट्स होता है, और इसके चेंजिंग से उसके मीनिंग के अंदर चेंजिंग आती है, और ये चेंजिंग जो रिसीवर के लिए बड़ी अहम होती है। एग्जाम्पल, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। अब अगर आप किसी को कह रहे हैं कि आप अपनी जॉब को अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर उसने तहरीरी तौर पर जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में कोड किया हुआ है, हैव यू नोटिस द डिफरेंस, कि अगर आप अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को मैच नहीं करेंगे अपनी कम्युनिकेशन के साथ, तो उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है इस एग्जाम्पल की तरह हो जाएगी कि रिसीवर उसके अंदर कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। Physical space. For the most use of someone standing very close to use make us uncomfortable. We feel our space has been invaded. People seek to extend their territory in many ways to attain power and intimacy. We tend to mark our territory either with permanent walls or in the classroom with our cause pen paper act. We like to protect and control our territory. ये जो फिजिकल स्पेस है ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखता है। सेंडर और रिसीवर के दरमियान डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा होगा तो भी ये कम्युनिकेशन के पुअर होने का सबब बनेगा। लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाए और सेंडर रिसीवर बहुत ज़्यादा करीब आ जाए तो ये भी कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में बहुत नेगेटिव साइन जाएगा। तो ये जो स्पेस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है सेंडर और रिसीवर के दरमियान, ये आइडियल होना चाहिए। और ये आइडियल कब होगा? जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों कंफर्टेबल फील करें, जिसमें दोनों में किसी किस्म की कोई हेजिटेशन या किसी भी किस्म का प्रेशर ना आए। तो हमारा जो ये फिजिकली डिस्टेंस या स्पेस होता है ये भी कम्युनिकेशन में बहुत अहम रोल प्ले करता है नॉन वर्बल कंपोनेंट्स के तौर पर।
फिजिकल स्पेस में ये डायग्राम के जरिए हम देख सकते हैं कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान में डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ये बहुत क्लोज है, लेकिन इसके अंदर क्लोज डिस्टेंस जो है पर्सनल और सोशल और पब्लिक, हमें इसको कैटेगराइज में डिवाइड करना चाहिए कि जब हम पब्लिकली डील करते हैं तो हमारा डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, जब हम सोशल जोन में चले जाते हैं, सोशली किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो ये डिस्टेंस थोड़ा कम हो जाना चाहिए, जब हम किसी से पर्सनल रिलेशनशिप रखते हैं तो ये डिस्टेंस और कम हो जाएगा, और जब हम इनिमेट जोन में जाते हैं तो ये वो होता है जिससे हम बहुत फ्रैंकली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसके अगर बहुत ज़्यादा भी नज़दीक हो जाएं तो यहाँ पे कम्युनिकेशन हमारी क्वालिटी को, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारी क्वालिटी को रिड्यूस नहीं कर सकती। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है कि किस तरीके से लोगों के साथ किस टाइम में कितना डिस्टेंस रखा जाए ताकि कम्युनिकेशन की क्वालिटी मुतासिर ना हो सके। फिजिकल स्पेस, आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे, और इसका थर्ड सेक्शन जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का, हम थर्ड सेक्शन में फिजिकल स्पेस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आज की क्लास को हम एंड करेंगे। अल्लाह हाफिज।